बल्कि लोगों की सोच में भी तो कोई बदलाव आ रहा होगा। बिल्कुल, यही इस दौर की सबसे दिलचस्प बात है। 18वीं सदी में इसी तीसरे एस्टेट के अंदर से एक नया पढ़ा लिखा और समृद्ध वर्ग उभर रहा था, जिसे हम मध्य वर्ग कहते हैं। अच्छा। ये व्यापारी, वकील, निर्माता और अधिकारी थे। इन्होंने पैसा और शिक्षा दोनों हासिल की थी, लेकिन सामाजिक सम्मान नहीं। और इनकी सोच पुराने ढर्रे से अलग थी। ये जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों वाली थ्योरी में यकीन नहीं रखते थे। उनका मानना था कि किसी की सामाजिक हैसियत जन्म से नहीं बल्कि उसकी काबिलियत से तय होनी चाहिए। और इन विचारों को ईंधन दिया उस दौर के दार्शनिकों ने। जैसे जॉन लॉक ने राजा के दैवीय अधिकारों यानी डिवाइन राइट्स वाली थ्योरी को ही पूरी तरह से नकार दिया। और जॉन जाक रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट का आइडिया दिया। मतलब सरकार, जनता और उनके नुमाइंदों के बीच एक अनुबंध है, कोई ऊपर से थोपी हुई चीज नहीं। और फिर आते हैं मॉन्टेस्क्यू। इनका विचार तो आज भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने अपनी किताब द स्पिरिट ऑफ द लॉज में सत्ता के विभाजन का सिद्धांत दिया। हाँ, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा। यूपीएससी में जीएस पेपर 2 में सेपरेशन ऑफ पावर्स पर पूरा का पूरा टॉपिक है। इसकी जड़ें यही फ्रांसीसी क्रांति के विचारों से जुड़ी हैं। ये जानना कितना दिलचस्प है। और ये आइडिया सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहे। ये कॉफी हाउस और सलून में होने वाली बहसों से निकलकर आम लोगों तक पहुंचे। जो पढ़ नहीं सकते थे उनके लिए इन्हें जोर जोर से पढ़ा जाता था। तो माहौल पूरी तरह से बदल रहा था। तो अब तस्वीर साफ हो रही है। खजाना खाली है, राजा को टैक्स बढ़ाने हैं, लेकिन समाज में अब नए विचार फैल चुके हैं। अब राजा के लिए मनमाने ढंग से टैक्स बढ़ाना आसान नहीं था। हाँ, प्राचीन राजतंत्र के नियमों के हिसाब से राजा अकेले ये फैसला नहीं ले सकता था। उसे स्टेट्स जनरल, जो एक तरह की राजनीतिक सभा थी, की बैठक बुलानी पड़ती थी। और ये बैठक तो शायद 100 साल से भी ज्यादा समय बाद बुलाई गई थी। बिल्कुल, 1614 के बाद पहली बार 5 मई 1789 को बुलाई गई। लेकिन इस बैठक में वोटिंग को लेकर एक बड़ा पेंच था, है ना? बिल्कुल। पुरानी परंपरा ये थी कि हर स्टेट का बस एक वोट होगा। इसका मतलब था कि पहले 2 स्टेट हमेशा मिलकर तीसरे स्टेट को 2-1 से हरा देते थे। अच्छा। लेकिन इस बार तीसरा स्टेट तैयार था। उन्होंने मांग रखी कि वोटिंग 1 पर्सन 1 वोट के आधार पर होनी चाहिए। ये तो सीधा सीधा रूसो के लोकतांत्रिक विचारों से प्रेरित था। पर राजा ने ये मांग मानने से इनकार कर दिया होगा। जाहिर है, जब राजा ने मांग ठुकरा दी तो तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि गुस्से में सभा से बाहर निकल गए। वो 20 जून को पास के एक इंडोर टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए और खुद को ये नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। और वहीं पर उन्होंने मशहूर टेनिस कोर्ट की शपथ ली कि जब तक हम फ्रांस के लिए एक ऐसा संविधान नहीं बना लेते जो राजा की शक्तियों पर लगाम लगाए, तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। और जब ये सब वर्साय में चल रहा था, पेरिस में माहौल और गर्म हो रहा था। कड़ाके की ठंड से फसलें बर्बाद हो चुकी थीं। पाव रोटी की कीमतें वो आसमान छू रही थीं। गुस्साई भीड़, जिसमें औरतें सबसे आगे थीं, बेकरियों पर धावा बोल रही थी। इसी बीच अफवाह फैली कि राजा ने सेना को पेरिस में घुसने का हुक्म दिया है। और इसी डर और गुस्से का नतीजा था 14 जुलाई को बैस्टल के किले पर हुआ हमला। वो किला राजा की तानाशाही का प्रतीक था और उसका टूटना एक बहुत बड़ा सिग्नल था कि अब जनता डरने वाली नहीं है। अपनी विद्रोही पंजाह की ताकत देखकर लुई 16वें के पास झुकने के अलावा कोई चारा नहीं था। उन्हें नेशनल असेंबली को मान्यता देनी पड़ी। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने एक झटके में पूरी सामंती व्यवस्था, टैक्स में मिलने वाले विशेषाधिकार, सब कुछ खत्म कर दिया। और फिर 1791 में फ्रांस का पहला संविधान तैयार हुआ। इसका मकसद राजा को खत्म करना नहीं था, बल्कि उसकी शक्तियों को सीमित करना था। इस तरह फ्रांस एक संवैधानिक राजतंत्र यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। हाँ, और इस संविधान की शुरुआत